क्राइम पेट्रोल में आज अगले 2 घंटे में हम देखेंगे 2 वारदातें। बीच रोड में एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी जाती है। खूनी के मकसद से अनजान पुलिस कैसे उस खूनी तक पहुंचती है। एक सोसाइटी के ड्रेनेज में मिलते हैं इंसान की लाश के कुछ टुकड़े। किसकी थी ये लाश और कौन था ये कातिल जिसने इतनी बेरहमी से ये कत्ल किया था? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले 2 घंटों में क्राइम पेट्रोल पर। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सबक एक को, सीख हम सबको। अच्छा सर ये बताओ, मम्मी कैसी है? गंदी है। गंदी है। अच्छा और पापा? गंदे। पापा भी गंदे हैं। ओ अच्छा ये बताओ, दादू कैसे है? अच्छा। दादू अच्छे हैं, दादू अच्छे हैं। तो देखो दादू आपके लिए क्या लाए। ये देखो, अच्छा है, बलून है और एक बेबी बलून है ना? चलो पिछड़ो 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 पिछड़ो। साहब मैंने ही आपको फोन किया था। मेरा नाम किरण है। मैं सेठ जी को जानता हूँ। सेठ जी के बेटे रौनक भैया के जिम्मे में काम करता हूँ और मैंने रौनक भैया को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। किसी को अटक करते भागते हुए देखा? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। पापा सोनू 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 का सर, हमारी बच्ची सोनू का है। बच्ची? गाड़ी में बच्ची थी? इंस्पेक्टर साहब, इसमें हमारी बेटी थी, इन्हीं के साथ तो आई थी। साहब एक बच्ची हमारे पास आई है। साहब हमारी बेटी होगी, आइए। यही आपकी बच्ची? जी इंस्पेक्टर साहब, आजा बेटा। आमतौर पर गोली का खोखा इतना खराब नहीं होता है। इसका मतलब एक ही हो सकता है, ये गोली जरूर कट्टे से चली है। सर आरा बिहार के रहने वाले 65 वर्षीय प्रवीण सिन्हा, जो कि एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे और एक नामी व्यक्ति भी, उन्हें किसी ने उस वक्त मार दिया जब वो अपनी पोती को घुमाने निकले थे। एक मासूम बच्ची की आंखों के सामने उसके दादाजी की हत्या हो चुकी थी। उस छोटी सी बच्ची के मन पर एक ऐसी याद की छाप छप चुकी थी जिसे मिटा पाना शायद मुमकिन ना हो। गोली बहुत करीब से चलाई गई है और ये गोली इनके स्कल बोन में जाके अटक गई है। ये देखिए यहाँ ये, और मौत इनकी ऑन स्पॉट हो गई थी। टाइम होगा कोई शाम के 4:30 से 5:30 के बीच। बुलेट और क्राइम स्पॉट से मिले सेल को मैंने बैलिस्टिक डिपार्टमेंट पटना भेज दिया है। प्रवीण सिन्हा की कॉल डिटेल से कुछ मालूम पड़ा? ज्यादातर कॉल घर और ऑफिस के बीच में हुई है। ऐसी कोई कॉल नहीं है जिससे कोई लीड मिल सके। मगर सर, जैसा कि आपका कहना था कि गोली किसी देसी कट्टे से चली है,
बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से गोली 303 बोर के देसी कट्टे से चली है। किसी लोकल गैंगस्टर का काम लगता है सर। अगर ये अटैक किसी लोकल गैंगस्टर ने किया होता तो गाड़ी को जबरन रोका गया होता, लेकिन क्राइम लोकेशन पे गाड़ी को जबरन रोकने के हमें कोई भी निशान नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात, कार के शीशे चढ़े हुए थे, कार का इग्निशन और एसी दोनों ऑन था। मतलब साफ है, प्रवीण सिन्हा को गोली गाड़ी रोककर ही मारी गई है। वैसे भी किसी अनजान आदमी के लिए प्रवीण सिन्हा गाड़ी क्यों रोकेगा तब जब उसकी पोती उसके साथ थी। वैसे उसकी पोती की हालत कैसी है? टंग दिखा बेटा। देखिए, बच्ची का बुखार अभी तक उतरा नहीं, लगता है वो काफी सदमे में है। मैंने जो दवाइयां दी हैं उसे समय समय पर देते रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक। एक बच्ची के सामने उसके दादा को मार डाला। अगर एक बार मुझे वो लोग मिल जाए, मैं मुजरिम जब जुर्म करता है ना तो कुछ सोचता नहीं है। वैसे अपने पिता के बारे में और कुछ बताएं। पापा पिछले 40 सालों से गैस एजेंसी चलाते हैं गोला मोहल्ला में। पापा की बहुत इज्जत है वहां पे और धर्म कर्म के मामले में भी हमेशा आगे रहते थे। आपके पिता आपसे आखिरी बार कब मिले थे? रोज की तरह जब मैं जिम से लौटा तभी मिले थे आखिरी बार। पापा भी आ गए। पापा, सोनू को जरा जल्दी ले आएगा, आज उसके फ्रेंड का जन्मदिन है। हाँ 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 ले आएंगे। अरे जाने तो दो। क्यों अरे सोनू पापा, बिटिया? आराम से। क्या कर रहे हैं आप? सर्वाइकल की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, जवान है अभी तक हम। दूध जलेबी खाए हम। हाँ, ये जिम विम की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तुम्हें पड़ती होगी। पापा आप भी ना। अब जा, लेट कर दिया हमें। सोनू बिटिया चलो 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 चलो, दादू के साथ ड्राइव पर चलेंगे। अब सोनू बिटिया दादू के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएगी, है ना? ओके। फिर करीबन आधे घंटे के बाद मुझे फोन आया। किरण मेरे जिम में काम करता है और उसी ने मुझे फोन किया। आपके पिता की कभी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो परेशान होते, लेकिन वो तो बहुत खुश थे। लो। इतना सारा जैम, पापा आपके लाड प्यार ने ना बेहद बिगाड़ दिया इसको। अरे खाने दे बहू, यही तो दिन है। खाओ खाओ खाओ। अरे हाँ मंजू जी, वो जो अपनी एजेंसी में पंकज काम करता है ना, उसकी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। वो आएगा तो उसे 20,000 रुपए दे देना। ठीक है। पापा हाँ, इसी तरह पैसे लौटाते लौटाते कहीं एक दिन हमें मांगने की नौबत ना पड़ जाए। जब तक हम जिंदा है ना, किसी बात की फिक्र मत करो। हाँ, इतना कमा के छोड़ के जाएंगे ना कि साथ कुश्ते बैठ के आराम से खाएंगे। 40 साल पुरानी एजेंसी है आपके पापा की, कभी कुछ हुआ? सर इस बारे में तो हमें कुछ पता नहीं। एजेंसी की सारी बातें उदय जी को पता होती हैं, मैनेजर है वो हमारे। एजेंसी तो ये लगती है। सॉरी। तो कहा ना साहब, ये सिलेंडर का नया स्टॉक आया था ना, इसलिए शटर थोड़ा सा खोल दिए। वैसे तुम्हारे सेठ जी कितने बजे तक बैठते थे एजेंसी में? सेठ जी तो 11 से 3 बजे तक ही बैठते थे, उसके बाद घर चले जाते थे। और एजेंसी जो है ना, वो शाम को 6:30 बजे तक खुली रहती है। और साहब हमको भी हादसा के बारे में रात को ही पता चला। क्यों? सेठ जी का बेटा रौनक एजेंसी में नहीं आता? नहीं साहब, उनका तो खुद का ही बिजनेस है। अच्छा, कितने कर्मचारी काम करते हैं यहाँ? और कल किसी कर्मचारी ने कोई छुट्टी ली हो या फिर कोई जल्दी चला गया हो? कल तो सब 6:30 बजे ही गए थे। और हाँ साहब, हमारे एजेंसी में जितने लोग भी काम करते हैं ना, वो सब पुराने लोग हैं। कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से है। हमको भी यहाँ काम करते हुए 7 साल हो गया है साहब। अरे इतने सालों पुरानी एजेंसी है, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, 1 साल पहले, 2 साल पहले? 2 साल पहले, हाँ साहब, 2 साल पहले सेठ जी का बबलू नाम के गुंडा के साथ झगड़ा हुआ था। सेठ, अच्छा नहीं किया तूने हमारे साथ, हमारे बाप को नौकरी से निकाल दिया। हाँ, देखना एक दिन ताला लगवाऊंगा यहाँ। देखो तुम्हारे पिताजी यहाँ पे शराब पी के काम पे आते हैं,
मुझे धमकाने के बजाय अपने पिताजी का इलाज करो। इलाज तो हम तुम्हारा करेंगे, तुम भी याद रखेगा और तुम्हारा खानदान भी। देखो ऐसे गुस्से से काम नहीं चलता है, शांति से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, समझे? अपने पिताजी का इलाज कराओ। अरे अरे क्या करो? एजेंसी का आदमी लोग उसको मार मार के भगा दिए। अब आप ही बोलिए साहब, कोई हम लोगों के सामने हमारा सेठ जी को गाली देगा तो हम लोग चुप बैठेंगे क्या? अरे साहब, हम लोग तो उसका लाइफ ही बिगाड़ देते, लेकिन सेठ जी रोक लिए। सेठ जी सबका बहुत मदद करते थे साहब, बहुत ही अच्छे आदमी थे, भगवान जैसे थे हम लोगों के लिए। हम लोग तो भगवान से ही दुआ करते हैं कि वो सेठ जी की आत्मा को शांति दे। सर ये है बबलू, इसका बाप दारू की वजह से मर गया। अपहरण डकैती के कई केस हैं इस पर, साल भर से जेल से बाहर है। आजकल शास्त्री नगर के पीछे वाले मोहल्ले में रहता है। उठा के ला उसे। सर सर यही है बबलू का घर। क्या हुआ साहब? यार बबलू, प्रवीण सिन्हा का मर्डर किया तूने। मर्डर? साल भर से हमने किसी को छुआ तक नहीं है, जब से शादी हुई है। चला चलो घर का। अरे अरे साहब साहब, अरे क्या कर रहे हैं साहब? अरे बड़ा बाबू, देखिए हम सुधर गए बड़ा बाबू। हमने सब, मैडम जी हमने सब गलत धंधा छोड़ दिया। मैडम जी काहे के लिए सब करेंगे? मैडम 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 बोल रहे हैं ना साहब कि हम सुधर गए। देखिए सुधर गया है। बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से गोली 303 बोर के देसी कट्टे से चली है। लेके चलो इसको। साहब इन्होंने कुछ नहीं किया साहब, ये सुधर गए साहब। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। साहब साहब हम बोल रहा हूँ ना, सब गलत धंधा छोड़ दिया साहब। वो कट्टा भी पुराना है साहब। साहब माँ कसम साहब, वो चलता भी नहीं है साहब। बेवकूफ समझा हमको? ऐसा कट्टा 2-3 फायर में खराब हो जाता है। तूने फायर किया होगा, उसके बाद बंद पड़ा होगा कट्टा। हमारी बच्ची की कसम साहब, हमने कुछ नहीं किया है। बच्ची की कसम खाता है? एक छोटी सी बच्ची है तेरी, और एक छोटी सी बच्ची के सामने तूने उसके दादा को मार दिया। साले हाथ नहीं कांपे तेरे, हाथ नहीं कांपे। सुपारी ली? नहीं साहब। कि बदला लेने के लिए मारा? नहीं साहब, हमने नहीं साहब। ऐसा नहीं बताएगा तू? साहब कुछ नहीं किया साहब। सर ये बबलू का तो एक ही रिकॉर्ड बज रहा है सर। उसे इतना मारो कि सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। सर लेकिन सर, अगर बबलू ने प्रवीण सिन्हा का मर्डर किया है तो हो सकता है उस बच्ची ने उसे देखा हो, वो उसे पहचान सकती है सर। क्या हो बेटा, क्यों रो रहा है? हाँ? क्या बात है? रात में डरावने सपने देख देख के उठ जाती है। भगवान कब तक चलेगा ऐसा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। सब ठीक हो जाएगा, सो जाओ बेटा। नहीं, मेरी बच्ची सदमे में है और मैं आपको उससे कोई सवाल जवाब नहीं करने दूंगी, समझे आप? देखिए आपकी बच्ची ही एकमात्र आई विटनेस है हमारे लिए, इसलिए हमारा उससे मिलना बहुत ही जरूरी है। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप समझे ना? वो क्यों समझाएंगे? वो भी देखते हैं कि किस तरह रात में सपने से डर के जाग जाती है वो। आप लोग समझते क्यों नहीं है? बच्ची है वो, क्यों उसे वही से बार बार याद दिलाना चाहते हैं? मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन खूनी का जल्द से जल्द पकड़े जाना भी जरूरी है। हमारी बच्ची से सवाल जवाब करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या आप लोगों के पास? देखिए हम कह देते हैं, सोनू ना इनके सामने आएगी और ना ही किसी सवाल का जवाब देगी, समझे आप? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मैं आपको उससे मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। और डॉक्टर साहब ने मना किया है, बच्ची अभी तनाव में है और पहले उसके सदमे से बाहर आना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए अगर आपको, ठीक है चलो। रूल के मुताबिक पेरेंट की परमिशन के बिना बच्चे से बात नहीं कर सकते।
हेलो। हेलो, मैं राजेश सिंह बैलिस्टिक डिपार्टमेंट से। हाँ, मैच हुआ? जी नहीं, ये जो कट्टा है ये 315 बोर का है, लेकिन जिस कट्टे से प्रवीण सिन्हा पर गोली चलाई गई वो 303 बोर का था। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं 303 बोर की गोली 315 बोर के कट्टे से नहीं चलती। ऐसे करने से हाथ में ही कट्टा फट जाएगा। ओके। क्या हुआ सर? बबलू ने सिन्हा का खून नहीं किया। 10 दिन बीत चुके थे और अब तक पुलिस के हाथ ना कोई सुराग लगा था और ना ही खून का मकसद। एक इंसान जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसकी सब लोग बहुत इज्जत करते थे, देवता मानते थे जिसे, आखिरकार उस इंसान को किसी ने इस तरह से क्यों खत्म किया होगा? केस का कोई सिरा हाथ नहीं आया तो पुलिस ने नए सिरे से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सामने बस्ती है और यहां पर यह बंगला जो काफी दिनों से बंद पड़ा है, और उधर यह मंदिर। लेकिन सड़क का यह सिरा ऐसी जगह है जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम है। सर मतलब खूनी को मालूम था कि इस जगह उसे कोई देखेगा नहीं। राइट। खूनी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रोजाना प्रवीण सिन्हा यहां से गुजरते हैं। ये प्लान मर्डर लगता है सर। हमको भी यही शक है। ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो प्रवीण सिन्हा को पहले से अच्छी तरह जानता था, जो प्रवीण सिन्हा की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था और मौका देखकर उसने गन पॉइंट पे गाड़ी रुकवाई और प्रवीण सिन्हा को गोली मारकर यहां से फरार हो गया। लेकिन सर अगर गाड़ी को गन पॉइंट पर रुकवाया गया होता तो प्रवीण सिन्हा का गाड़ी के स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं होता, जिससे गाड़ी के टायर के स्क्रैच मार्क्स सड़क पर होते। ऐसे कोई मार्क्स तो हमें यहाँ मिले नहीं। सर यहाँ पे कोई स्क्रैच का मार्क नहीं है सर, लेकिन गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि किसी जान पहचान वाले आदमी ने ही गाड़ी को रुकवाया। हो सकता है गाड़ी को किसी जान पहचान वाले ने ही रुकवाया। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं और सारे सबूतों को फिर से रीचेक करते हैं। चलो सर। क्या हुआ सर, कुछ सोच रहे हैं क्या? एक काम कर, गाड़ी टर्न कर और प्रवीण सिन्हा के ऑफिस की तरफ ले। नमस्ते सर। अच्छा, जब हम पिछली बार जांच के लिए आए थे तब एक 16-17 साल की लड़की हमसे टकराई थी। लड़की? कौन सी लड़की साहब? हमको याद नहीं है साहब, और वैसे भी वो दिन कस्टमर आया नहीं था, काहे कि एजेंसी बंद था ना वो दिन। लड़की तो वही थी। अच्छा, तुम्हारी एजेंसी में कोई 17-18 साल की लड़की काम करती है? नहीं साहब। कभी कभी कोई सवाल यूं ही डाउट पैदा कर देता है। इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव ने एजेंसी में जिस लड़की को देखा था उसका सच क्या था ये किसी को नहीं पता था, और पुलिस को भी इस केस में अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव ने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। आखिरकार कौन थी ये लड़की और क्या लेना देना था उसका इस केस से? क्या प्रवीण सिन्हा का कत्ल महज एक गुत्थी बनकर रह जाने वाला था और इस लड़की का इस केस से कोई लेना देना था भी या नहीं? हेलो। इनके बारे में कुछ पता चला क्या भाई साहब? कुछ पता नहीं चला। देखिए, हम आपको बोले हैं ना कि हमको रोज रोज फोन मत कीजिए। देखिए, हम खुद बहुत परेशान हैं। हर दूसरा दिन पुलिस आ जाती है और अब हम और कोने वगैरह नहीं चाहते हैं। शुक्र मनाइए पुलिस को भनक नहीं लगी, नहीं तो आपके पीछे पड़ जाते और हमारा जीना मुश्किल हो जाता। रखते हैं। ये तो वही लड़की है।
अरे श्रुति बेटा कैसे हो? ठीक हो चाचा जी? पापा जी कैसे हैं? पापा ठीक है। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई उनसे, उनको बोलना चाचा जी याद कर रहे थे। जी। मुझे लगता है उस लड़की का इस केस से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। बहुत ही अहम कड़ी है वो लड़की। एक काम करते हैं, मैंने जिस एरिया में उसे देखा था वहीं चलकर उसे ढूंढते हैं। हो सकता है शायद वो वहीं कहीं मिल जाए। एक मिनट, ये तो वही लड़की है सर। वो ऑटो तो जा रहा है। एक मिनट, चल 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 चल। हाँ, ये हमारे स्कूल की छात्रा है, 11वीं कक्षा में पढ़ती है। श्रुति झा नाम है इसका। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? फिलहाल तो कुछ नहीं, हमें इसका पता चाहिए। ओके। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन सर, प्रवीण सिन्हा का जहाँ मर्डर हुआ वो जगह यहाँ से बहुत नजदीक है। वही तो, घटना स्थल यहाँ से नजदीक है और उस लड़की श्रुति झा का प्रवीण सिन्हा के ऑफिस के बाहर दिखाई देना है और क्राइम लोकेशन में मुझे उसका दिखाई देना है। पता नहीं शुक्ला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन इस केस से जरूर है। सर, घर पे ताला लगा हुआ है, कहीं वो भाग तो नहीं गए? हो सकता है। इधर आओ। हमको साहब? हाँ तुम इधर आओ। हाँ साहब, क्या हुआ? ये श्रुति झा का घर यही है? हाँ साहब। घर पे ताला लगा हुआ है। कहाँ गए लोग? साहब, श्रुति की माँ वो सुधा भाभी है ना, उनका उधर वो पिछली गली में वो ब्यूटी पार्लर का दुकान है, वो हुआ गई है। और उनके बाबूजी नरेंद्र जी वो सिन्हा साहब के यहाँ काम करते हैं। क्या? हाँ साहब। प्रवीण सिन्हा के ऑफिस में? हाँ साहब। जी साहब। नरेंद्र झा तुम्हारी एजेंसी में काम करता है, ये बात तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कहाँ है वो? पता नहीं साहब, सेठ जी के देहांत के बाद वो आए नहीं। अब कहा है ना साहब, सेठ जी के साथ उनका फैमिली जैसा रिलेशन है, तो हम सोचे कि वो भी सदमे में होंगे। 2 हफ्ते से एक आदमी काम पे नहीं है और तुम ये सोचकर बैठ गए कि वो आदमी सदमे में है। ढूंढने की कोशिश नहीं की? साहब, वो उनकी पत्नी का फोन आया था साहब। कई बार फोन किए साहब एजेंसी में, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चला। 2 हफ्ते से आपके पति घर नहीं आए, आपने मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखाई। ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? हमने पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हम उनके ऑफिस भी गए थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और हमारी अम्मा ने हमें चुप रहने के लिए कहा था। नरेंद्र पर तो शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता साहब, काहे कि जौन दिन ये हादसा हुआ वो दिन 6:30 बजे तक नरेंद्र ड्यूटी पे था। आप रजिस्टर चेक कर लीजिए। अब चाहे तो आप किसी से पूछताछ कर सकते हैं, हम झूठ काहे बोलेंगे साहब। नरेंद्र का तुम्हारे सेठ के साथ कभी कोई झगड़ा? नहीं साहब, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे सेठ जी तो देवता समान आदमी थे, हमारे पति बहुत मानते थे उनको। लेकिन सेठ जी की हत्या के बाद जब हमारे पति अचानक से कहीं चले गए, हम बहुत डर गए साहब। हमको लगा पुलिस में जाकर रपट करने से कहीं हम उनके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। आखिर हमारे पति सेठ जी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते साहब। फोटो देखो नरेंद्र झा की। ये देखिए सर। सवाल कई थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक एम्प्लॉय 2 हफ्ते से काम पर नहीं आया था, लेकिन किसी ने उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी। उसकी फैमिली ने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज की थी। क्यों? जिस दिन खून हुआ उस दिन वो ड्यूटी पर था, फिर वो गायब हुआ। क्यों? एक और चेहरा पुलिस के नक्शे पर उभरा था। क्या था इस चेहरे का सच? शायद अब कई गड़े मुर्दे बाहर आने वाले थे और कई चेहरों पर से नकाब उतरने वाला था।
अरे क्या हुआ मेरे बेटे को, इतना मूड क्यों ऑफ है? अच्छा मैं आपको देता हूँ ये वाला टॉय। नहीं, अच्छा हम फोन पे बात करेंगे। हेलो हेलो, बात कर। दद्दू दद्दू। नहीं बेटा, दद्दू नहीं आएंगे। जी ये नरेंद्र झा को जानते हैं आप? जी हाँ सर, क्यों क्या हुआ? जब से आपके पिताजी का खून हुआ है गायब है वो, न घर पे न ड्यूटी पे। लेकिन वो तो बहुत सीधे साधे आदमी है और काफी सालों से हमारी एजेंसी में काम कर रहे हैं और पापा ने उनकी हमेशा मदद की है। यही बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को कुछ पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। चलो। सर एक बात का गौर किया आपने? क्या? नरेंद्र झा का जिक्र होने पर उसकी मां के चेहरे पर अजीब से भाव आए थे। नरेंद्र झा को जानते हैं? सर कुछ तो है जो हर कोई हमसे छुपा रहा है। नरेंद्र झा का घर घटनास्थल से करीब होना और कत्ल के बाद से नरेंद्र झा का इस तरह से गायब होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं सर। एक काम करो, इस नरेंद्र झा की पूरी हिस्ट्री निकालो। सर अड़ोस पड़ोस से पूछताछ के बाद पता चला है कि साल भर पहले नरेंद्र झा ने एक कमरा किराए पर दिया था, लेकिन वहां सत्यम नाम का कोई गुंडा आकर बस गया था जो उनकी लड़की को छेड़ता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने प्रवीण सिन्हा से मदद मांगी थी सर। अरे अरे सामान क्या फेंक रहे हैं जी आप लोग? आगे से यहाँ नजर आए ना तो देख ले। अरे देख तो हम तुमको लेंगे सेठ, आप जो कर रहे हैं ना अच्छा नहीं कर रहे हो और उसके लिए हम आपको सबक जरूर सिखाएंगे। सर उस लड़के सत्यम की दुश्मनी सिर्फ प्रवीण सिन्हा से नहीं थी, नरेंद्र झा से भी थी। और सर नरेंद्र झा गायब है, हो सकता है एक नहीं दो खून हुए हो। उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? सर उसका पता तो नहीं चला, लेकिन उसका एक दोस्त है मुन्ना जो मोबाइल शॉप में काम करता है, उसका पता चला है सर। हमको कहे गए साहब, हमने क्या किया है साहब? सत्यम क्या है? सत्यम कहाँ है सत्यम? हमें नहीं पता साहब, वो तो बस हमारी दुकान में मोबाइल रिचार्ज करने आता था साहब। मोबाइल रिचार्ज करने आता था साहब? दोस्त है हमारा वो। कहाँ मिलेगा? साहब मुझे नहीं मालूम साहब। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? बोल। चिरैया ताल लॉज में साहब। हाँ सर, मुन्ना सच बोल रहा था। लौंडा उसी लॉज में रुका है, चिरैया ताल लॉज। हर 2-3 घंटा में बाहर आता है फोन करने के लिए मोड़ पर और बूथ से कॉल करके फिर अंदर चला जाता है साहब। ठीक है, अगर भागने की कोशिश करे तो उसे धर लेना। सर सत्यम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स में एक बात गौर करने जैसी है। जिस दिन प्रवीण सिन्हा का मर्डर हुआ उस दिन इसके फोन से एक ही कॉल गया था, वो भी इस नंबर पे। ओह, इसका मतलब दोनों में साथ साथ खिचड़ी पक रही थी। चलो। साहब आप कुछ पता चला क्या हमारे पति के बारे में? अभी पता चल जाएगा। आपकी बेटी कहाँ है? उससे तो पूछताछ कर चुके हैं ना आप साहब, उसे नहीं मालूम है उसके पिता कहाँ है। उसे बहुत कुछ पता है। कहाँ है वो? साहब मेरी मैडम साहब मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब बताइए ना उन्हें। सब पता चल जाएगा। सब हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया साहब, हमारी बात तो सुनिए साहब। छोड़ दीजिए ना इसे साहब, इसने कुछ नहीं किया साहब। हमारी बेटी बेकसूर है साहब, आप हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मिनट। प्रवीण सिन्हा का जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन तुम्हारे मोबाइल से सिर्फ एक कॉल हुआ था, वो भी सिर्फ इस लड़की के मोबाइल पे, और पीसीओ से भी जितने कॉल किए गए थे इसी लड़की के मोबाइल पे आए थे। यही लड़का है सारे आफत की जड़ साहब। सेठ जी का खून भी इसी ने किया है। अरे हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था ये, जब तक मुझसे फोन करके परेशान करता था साहब, और इसी कारण हमारे पति और सेठ जी के साथ झगड़ा हुआ था इसका साहब। नहीं माँ, सत्यम जिम्मेदार नहीं है। प्रवीण सिन्हा के खून का प्लान हमारा था। श्रुति क्या बोल रही है बेटा तू? हाँ? माँ दलदल में तो उतर ही चुके हैं हम, आप कोशिश करने का क्या फायदा? जितना भी कोशिश करेंगे उतना ही ढसते जाएंगे।
इंस्पेक्टर साहब, ये सब हमने किया है और हमें किसी भी चीज का कोई पछतावा नहीं है। नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। असली कसूरवार तो हम हैं। 12 साल पहले की बात है साहिब। श्रुति तब सिर्फ 5 साल की थी। नरेंद्र, काम चाहते हो? हाँ मालिक, बहुत जरूरत है। अब आप बीवी बच्चा का हालत तो देख ही रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं साहब। काम पे रख लीजिए। ठीक है ठीक है, कल से ही काम पे आ जाओ। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। और हाँ, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता देना, संकोच मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते करो साहब। पता नहीं था साहब, सेठ जी के उपकार की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन सेठ जी घर पर आए जब मेरे पति घर पर नहीं थे। आए साहब, आप नमस्ते नमस्ते। ये तो घर पर है नहीं। हाँ पता है, काम पर है। मुझे आपसे ही मिलना था जी। सोचा आपस में बैठ के बातचीत कर लेते। आपके पति ने बताया कि आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, फिर घर पे क्यों बैठी रहती? और क्या करें हम साहब? अरे हम तुम्हारे लिए पार्लर खोल देते। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सेठ जी इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? वो सब हमारी जिम्मेदारी, बस हमारा थोड़ा ख्याल रखना होगा, समझी? सोच लो सुधा एक बार। हम जिंदगी बना भी सकते हैं और जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। तुम्हारे पति की अगर नौकरी चली गई तो फिर दर दर भटकना होगा। हालात ऐसे थे कि झुकना पड़ा। एक दिन जो झुके तो फिर सर उठाकर जीना कहाँ होता है साहब। एक दिन जो हुआ वो रोज रोज होने लगा। हमारे पति के जानने के बाद भी क्या बोले सेठ जी? ब्यूटी पार्लर खोलने में बहुत देर हो रहा है। बोले हैं जल्दी खुलवा देंगे। काहे कि नया काम शुरू हो जाएगा तो 4 पैसा ज्यादा घर में आएगा। हमारे काम से खुश हैं सेठ जी, लगता है तुम्हारे काम से भी खुश हैं। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, खुश रखना उनको। एक बार जो शर्म का पर्दा उठा तो फिर परसों तक उनका घर में आना चलता रहा। श्रुति, कब से खड़ी है तू यहाँ? चल जा यहाँ से। अरे तो क्या हुआ, जब तेरे पति को पता है तो इससे क्या छुपाना? तो तुम्हारी माँ का जो शोषण चल रहा था उसका बदला लिया तुमने इस गुंडे के साथ मिलकर। गुंडा नहीं है सत्यम,
प्यार करता है हमसे, सच्चा प्यार। अरे गुंडा तो वो था, वो सेठ। जिंदा रहने के लायक नहीं था वो। धर्म कर्म के मामले में भी हमेशा आगे रहते थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे, भगवान जैसे थे हम लोगों के लिए। नरेंद्र झा को जानते हैं आप? सेठ जी तो देवता समान आदमी थे। हमारा थोड़ा ख्याल रखना होगा, समझी? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो? हमारी मदद करके हमारे माँ बाप को मुंह तो बंद कर ही दिया था उसने, लेकिन हमें क्या पता था कि और बहुत कुछ होना बाकी था। सिर्फ 15 साल के थे हम। नहीं, थकी थकी सी लगती हो, मजा नहीं आता है। जी हाँ, तुम्हारी बेटी जवान हो गई। क्या कह रहे साहब जी आप? हाँ? अभी 15 साल की हुई है वो। कच्ची है लेकिन मन को अच्छी लगी। नहीं साहब जी, उसके साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप जो कहेंगे ना साहब जी, हम वो करेंगे, लेकिन उसे छोड़ दो साहब जी। सोच लो, एक बार अच्छी तरह से सोच लो। ये सब कुछ है ना तुम्हारे पास, एक पल में निकल जाएगा। कल फिर आएंगे हम, उसे राजी करके रखना। देखो बेटा, छोटे लोग हैं हम, लड़ तो नहीं ना सकते उनसे। आप चाहते क्या है हमसे? बेटा, हम तू रहने दे सुधा, मैं समझाता हूँ। आजा मेरे साथ, आजा आजा आजा। अरे आजा, अरे आजा आजा। हाँ, मम्मी यही है, मम्मी कहीं नहीं जा रही। चल 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 चल, आजा 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 आजा। से सेठ ने हमें छुआ, अपने आप से घिन आने लगी थी हमें। हमने तंग आकर अपने आप को मारने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं मरे हम। 2 साल से यही जारी था। फिर एक दिन सत्यम हमारी जिंदगी में आया और हमें जीने की एक नई वजह मिल गई। प्यार करने लगे थे हम सत्यम से, लेकिन ये बात सेठ जी को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने एक दिन। अरे अरे, सामान क्या फेंक रहे हैं जी आप लोग? आगे से यहाँ नजर आए ना तो देख ले। अरे देख तो हम तुमको लेंगे सेठ, आप जो कर रहे हैं ना अच्छा नहीं कर रहे हो, और उसके लिए हम आपको सबक जरूर सिखाएंगे। हमारा एक ही सहारा था और वो भी सेठ जी ने हमसे छीन लिया। लेकिन उस दिन हमने देखा कि सत्यम ने हमारे लिए किस तरह से बात की सेठ जी से, और हमें भरोसा हो गया कि सत्यम हमारे लिए कुछ भी करेगा। उसी समय हमने तय कर लिया कि हम सेठ जी को रास्ते से हटा देंगे। सेठ जी हर शाम अपनी पोती को लेकर निकलते थे। हमें पता था कि वो हमारे लिए गाड़ी जरूर रोकेंगे, तो हमने तय कर लिया कि उसे रास्ते में ही रोककर खत्म कर देंगे। हमारे साथ जो हो रहा था वो हमारे माँ बाप रोक सकते थे, पुलिस तक जा सकते थे, लेकिन उन्होंने तो घुटने टेक दिए थे। इसलिए हमने फैसला किया और उसे अंजाम भी दिया। सत्यम, तुम ना थोड़ी दिन लॉज में ही छिपे रहना। मामला ठंडा होते ही हम तुम्हें यहाँ बुला लेंगे।
क्या कर रही हो तुम? हाँ? बाप होकर जो आप ना कर सके, खत्म कर दिया हमने उसे। मारना तो आपको चाहिए था उसे, उस आदमी को जिसने बरसों से आपकी पत्नी का शोषण किया। सिर्फ 15 साल के थे हम जब ये सब हमारे साथ पहली बार हो रहा था। हम कुछ नहीं जानते थे, हमारी बस एक ही उम्मीद थी कि आप और अम्मा हमारी रक्षा करें, लेकिन आपने भी घुटने टेक दिए। अरे आपसे तो बेहतर वो सत्यम है जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए जान पे खेल गया। हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ले जाओ ना। एक बात इस कहानी से हमारे सामने आती है कि जुर्म करने वाला तो मुजरिम है ही, लेकिन जुर्म को सहना भी उसे बढ़ावा देना है। अब आपके सामने आएगा हमारा अगला एपिसोड। मुंबई की एक सोसाइटी के ड्रेनेज सिस्टम में एक इंसान के शरीर के कुछ अंग मिले। किसका था यह शरीर? किसकी मौत हुई थी? और कौन था वो कातिल जिसने इतनी बेरहमी से किसी की जान ली थी? देखिए क्राइम पेट्रोल का अगला एपिसोड।